नमस्कार साथियों, सीटेट पेपर 2 की मैराथन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पेपर 2 की सेकंड मैराथन क्लास है। फर्स्ट मैराथन क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, x का वह मान जो समीकरण इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। फिर आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि वो जो x की वैल्यू है वो इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू के लिए इसको लिख लें, 10 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 5x माइनस में 4। तो अब इसको सोल्व करो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 10 इंटू 6 60, 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 3 माइनस का 24, 5 इंटू 5x यानी कि 25x और 5 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनेगा। अब यहां पर देखो ये कितना है, 18x, 10 और 8 18x। ये इधर ले जाओ, क्यों? क्योंकि इधर x ज्यादा है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 18x इधर माइनस करेंगे तो 25 में से 18 गए तो 7x। अब इधर ये 60 प्लस के हैं, ये 20 माइनस के इधर अगर ले आऊंगा तो 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, लेकिन 80 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 56। क्लियर है? और यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। क्लियर है? तो x की वो वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो अब आप x की वैल्यू यहां पे रखो, डायरेक्टली रखो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड से कैलकुलेट करना। अगर x 8 है तो 8 में से 5 गए 3, 3 इंटू 3 कितना बनेगा, 9। लेफ्ट में 9 आ रहा है, इधर देखो 8 इंटू 2 16 प्लस 1, ये तो 17 बन गया, इधर 9 इधर 17। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत है, यानी कि x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसमें देखो 8 प्लस 3 11 बनेगा, 11 गुना 2 22 बनेगा, इधर 22 आ रहा है। 8 में से 5 गए 3, 3 गुना 5 15, 15 प्लस 4 19, तो इधर 19 आ रहा है और इधर हमारा 22 आ रहा था, तो ये भी जो है ऑप्शन आंसर नहीं बनेगी। इसमें देखो 8 में से 5 गए 3, 3 गुना 5 करूंगा तो 15, 8 में से 3 गए 5, 5 गुना 2 10, 10 प्लस 5 15, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी को फिर भी नहीं पता लगा हो तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस 3 प्लस में 5, ऑप्शन नंबर सी है। तो अगर इसको 8 रखूंगा तो 8 में से 5 गए 3, तो इधर बनेगा 5 गुना में 3, इधर 2, 8 में से 3 गए तो कितना बनेगा 5 और प्लस में 5, तो तुम देखो 5 दूनी 10, 10 और 5 15 और 5 3 15, तो दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 8 जो है वो ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपसे पूछना चाह रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो भाई, What should be subtracted from 5y minus 13x minus 8a to obtain 11x minus 16y plus 7a, यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको उल्टे दिख रहे होंगे। यहाँ तो ये पहले दिख रहा है, ये बाद में दिख रहा है, लेकिन हिंदी में ये पहले दिखा और ये बाद में दिख रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ समझे, कंसेप्ट को समझे। वो क्या कह रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब 5y माइनस 13x माइनस 8a में से इसमें से क्या माइनस कर दूं कि हमें क्या मिल जाए, 11x माइनस 16y प्लस में 7a। ठीक है, तो इसमें से क्या घटा दूं कि ये मेरे को मिल जाए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 11x माइनस 16y प्लस 7a, ठीक है, ठीक लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तुम मुझे बताओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि मुझे तो इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है। तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो माइनस का 11x, ये प्लस का 16y, ठीक है, और ये जो बच गया हमारा माइनस का 7a।
तो अब इसको सोल्व करना है, तो तुम खुद देखो यहाँ पे कि अगर बात करूँ मैं y के लिए, तो y 5 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, तो 16 और 5 21y हमारा बनेगा। तो 21y देखो इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, यानी कि इसमें नेगेटिव है, ये ऑप्शन तो बाहर चला गया, नेगेटिव है ना, जबकि आएगा पॉजिटिव। तो 3 ऑप्शन में से आंसर बचेगा। आगे देखो ये माइनस के 13x और ये माइनस के 11x, तो ये कितने बन गए, ये बन गए आपके माइनस के 24x। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो माइनस के 24x पे दिखेंगे। तो देखो कहीं पर दिख रहा है माइनस के 24x, इसमें तो दिख नहीं रहा, माइनस के 5 है, ये गया। माइनस 24x इसमें दिख रहा है और इसमें भी माइनस का नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। यहीं पे छोड़ देना, पूरा करने की जरूरत नहीं है, करके भी देखोगे तो 8 और 7 माइनस के 15 ए भी जो आपको है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ गए थे तो आप यहीं पे बिना लिखे इसको करके देख सकते थे कि ये y इधर आएगा तो कैसे होगा और x इधर आएगा तो कैसे होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। क्लियर, तो आप इसको ऐसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में -3 -3, फिर ब्रैकेट -3 इंटू में -7 -8 प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 6। पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, माइनस के 4 माइनस डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3 -3 इंटू -7 -8 प्लस 4 और फिर माइनस में ये लिखा है। तो इसको सोल्व करना है आपने। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि इनको करने के लिए हमें बोर्ड मास को फॉलो करना होता है। बोर्ड मास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत देखें, इसको पार्ट्स में देखें। तो सबसे पहले इस पार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ -4 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 2। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। अब इतना सोल्व हो गया तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा, हम इसको पार्ट में सोल्व करेंगे। ठीक है, हम इसमें ब्रैकेट्स को सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ -3 इंटू -7, तो माइनस माइनस प्लस और 7 ये 21, यहां तक समझ में आया। ये बना 21 में से 8 घटा दो तो कितना बन गया, 13। क्लियर है, ये इस ब्रैकेट में है, ये इस ब्रैकेट में है, इसको फिर से मैं बॉक्स में रख रहा हूं। इसका आंसर कितना आ गया, 13। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो तुम मुझे बताइए 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा -8 आएगा ना। ठीक है, अब इसको भी मैंने इसमें रख दिया। क्लियर है, अब जो पोर्शन हमारा बच गया मैं फिर से लिख रहा हूं। अब ये क्या बन गया क्वेश्चन, -3 -3 और ये इसके साथ ब्रैकेट में है, प्लस के 4 और ये यहाँ पे ब्रैकेट में है। ठीक है, अब ध्यान दे, ये हमने सोल्व कर लिया। तो अब आपको बता दूं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुना 2 करूंगा तो प्लस का 6 बनेगा। किसी का डाउट इस बात में, ठीक है। अब ये नहीं कि पहले इसको इसके साथ कर दूं, आप इसको सोल्व करो, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 13 गुना 3 करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस के 39। इसको मत देखो, 13 3 39, लेकिन माइनस के 39 है। ठीक है, और -39 जब माइनस होंगे तो क्या बनेंगे, प्लस के 39। यहां तक समझ में आया, क्लियर यहां तक। अब इसको देखो, 8 × 4 32, लेकिन माइनस है तो क्या बनेंगे, ये माइनस के 32। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 39 में से 32 गए तो कितना है, 7 प्लस 6 करूंगा तो कितना बनेगा, 13। तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान से करना कैलकुलेशन बड़ी, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना, उसके बाद फिर क्वेश्चन को चलाना, पार्ट्स में चलाना। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल इसे पिछली क्लास में बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो वो देख लेना कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रैक्शन से रिलेटेड, करो भाई इसको भी तब तक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं उसमें, द फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपको, आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज।
अगर हम इनको अवरोही क्रम में लिखें तो इनको कैसे लिखा जा सकता है? तो फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कंपेयर कर सकते हैं, आर पार की गुणा करके, पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन बड़ी है तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। और ध्यान देना यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है देखो यहाँ पर दिख रही है, वो यहाँ 44/25 लिखा है लेकिन ऑप्शन में 44/49 है ना। तो इसका मतलब ये 44/25 नहीं है भाई, तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। दिस इज 44/49। मैं इनको एक बार लिख रहा हूँ। फर्स्ट है 44/49, जो सेकंड वन है दिस इज 33/38, फिर है 22/25 और लास्ट वन इज 24/29। क्लियर है? ये दे रखे हैं तो इसको ठीक कर लेना भाई, क्योंकि ऑप्शन में इसके हिसाब से दे रखा है। अब आप देखो, उसको कह रहा था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम, और सीधे से शब्द बोलूं तो भाई अवरोही क्रम ऐसा होता है, उतरते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब पहले बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा और फिर अंत में सबसे छोटा। तो अब हम इन्हें कैसे देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट ना करें। इसका तरीका क्या है, मैंने एक ट्रिक बताई थी यहाँ पर इनको करने के लिए। आप यहाँ पर देखें कि इनका जो गैप है 44 और 49 का कितने का है? 5 का गैप है। तो आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले नंबर को, किसको? 44 को इस गैप से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 5 8 40, यानी कि 8.8 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें? क्लियर? अब इसी चीज को फर्दर देखो, यहां से 33 और 38 का गैप कितने का है? 5 का। तो इस ऊपर वाले नंबर को आप 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5 6 30, 5 6 30। इसका कितना गैप है? 3 का। तो ऊपर वाले नंबर को यानी कि 22 को 3 से डिवाइड करो तो 3 7 21 यानी कि 7 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ पर इसको गैप देखा तो 5 का है, और 24 को तुमने 5 से काटा तो 5 चौके 20 और 5 8 40, तो 4.8 आएगा। तो अब मुझे बताओ, इसे हमने अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो मुझे बताओ, सबसे पहले सबसे बड़ा आना चाहिए, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग है, फिर तीसरे पे आएगा ये, और चौथे पे आएगा ये। तो पहले नंबर पर 44/49 किसी में लिखा है? इसमें नहीं लिखा हुआ, ये बाहर चली गई, और इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ये बाहर चली गई। यानी कि ए और ऑप्शन डी जो है वो आंसर नहीं है, बी और सी में से आंसर है, तो क्योंकि इन्हीं में लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा 22/25, तो 22/25 इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बड़े फ्रैक्शन हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें, इससे आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, करो इसको। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है, दिक्कत आती है, तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत रहती है तो कमेंट करके बताना मुझे। और ये क्लास कैसी लग रही है आपको, पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक करना वीडियो को अगर समझ में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, तो कह रहा है द HCF ऑफ एक्स वाई एंड जेड। HCF आपने निकालना है, HCF जिसको आप बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो अब आपने क्या करना है, देखो अब इसको सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। आपने वो चीज देखनी है जो मैक्सिमम कॉमन है सबके पास। जैसे यहां पर 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 3 टाइम आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 4 बार आ रहा है। तो मैं अगर यहां पर कहूं कि 2 बार तो सबके पास आ रहा है ना, तो कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 कॉमन है, तो HCF कितना बनेगा? 2 की पावर 2। पहली बात तो एक ऐसी चीज देखनी है जो सबके पास है, तो यहाँ पे 2 की पावर सबके पास है, लेकिन सबसे कम किसके पास है? 2 की पावर 2। अब ये मत बोलना कि सर हाईएस्ट ले रहे हैं तो फिर हमें 2 की पावर 4 लेना चाहिए, वो LCM में लिया जाएगा। ठीक है, HCF में नहीं। ठीक है, HCF में छोटे से छोटा, LCM में बड़े से बड़ा, ऐसा लेते हैं। नाम इनके उल्टे हैं। लेकिन 3 की पावर देखो सबके पास है, लेकिन सबसे कम किसके पास है? 3 की पावर 2, तो इसको भी ले दो। उसके बाद 5 भी सबके पास है, लेकिन सबसे कम किसके पास है? 5 की पावर 2, तो जो सबसे कम है ना वो HCF में लेते रहे। और 7 की पावर सबके पास है, लेकिन इनके पास सेम है 7 की पावर 3, तो किसी से भी आप ले लो 7 की पावर 3। ठीक है, दोनों में से किसी में से भी, तो कम से कम लेना। ठीक, अब
ऑप्शन में क्या दे रखा है 15 की पावर 3। अब देखो 7 की पावर तो लिखा हुआ है, अब 7 की पावर हमारे पास 3 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन ए और सी नहीं होंगे आंसर। तो रिजेक्ट करना सीखो आप ऑप्शन को, ठीक है। तो ए और सी आंसर नहीं होंगे, तो आंसर आपको बी और डी में से करना है। अब वो कौन सा सही है उसके लिए थोड़ा सा सोल्व करो, क्योंकि यहाँ पे इसको सोल्व करके लिखा हुआ है। तुम मुझे बताओ, इसके सिर जो हैं सभी के क्या हैं, सेम हैं, तो इनके सिर सेम हैं, तो हम इसको इकट्ठा ऐसे करके लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सभी की पावर सेम थी तो हम इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 × 15 दूनी 30, तो 30 की पावर 2 और ये बन गया 7 की पावर 3। तो दिख रहा है कहीं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, पावर 2 आ रही है ना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब है। तो ऐसे करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमने कल भी डिस्कस किया था और आज मैं इसको करवाऊंगा किससे, बाय ट्रिक से। आपको बिना लिखे इसको करवा रहा हूं, ठीक है। कल मैंने पूरा डिटेल से समझाया था। इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ध्यान रखना उसने बोला नहीं है। तो मैंने कल आपको ट्रिक समझाई थी कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, जैसे ये 8, 15, 17 है, ऑप्शन ए 8, 15, 17, तो मैंने कहा था इस 8 का स्क्वायर करना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर ये नंबर इवन है तो आपको मैंने समझाया था कि इसका कर दो आधा, आधा करूंगा तो कितना बनेगा 32। तो तुम मुझे बताओ, ये जो बाकी के दो फैक्टर बन रहे हैं इनका टोटल 32 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो 15 और 17 32 बन रहा है, और ध्यान रखना इनका गैप भी जो है वो 2 का होना चाहिए। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक बनेगा, ठीक है। क्लियर? ये सही है। किसी को अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो भाई फिर पाइथागोरस थ्योरम देखनी पड़ती है, p² + b² = h²। और सीधे शब्द बोलूं तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा क्या 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर = 17 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर आ गया सोल्व करके तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, ऐसा। अगर नहीं आया ये अदरवाइज तो हम इसको क्या कहेंगे, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो कल मैंने इसको ऐसे भी बताया था और ऐसे बाय ट्रिक भी आपको बताया था, ठीक है। तो बाय ट्रिक मैंने आपको बताया इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके इसका आधा कर दो, फिर जो आएगा उसके 2 ऐसे टुकड़े जिनका गैप 2 का हो लेकिन जोड़ने से ये बन जाए, तो ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में मैंने क्या बताया, यहाँ पे 11, 60, 63 है, तो यहाँ इवन नंबर था तो ऐसे करना है, सम संख्या हो तो ऐसे, ओड नंबर हो तो तुम क्या करो 11 का स्क्वायर कितना बनेगा 121। तो मुझे बताओ क्या इनका टोटल 60 और 63 का टोटल 121 बनेगा? नहीं बनेगा। तो आपका यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ठीक है। इसको करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से समझना। 13 का स्क्वायर कितना बनेगा 169। तो तुम मुझे बताओ 84 और 85 को जोड़ोगे तो क्या 169 नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है ट्रिपलेट। 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49। तो 49 के 2 टुकड़े देखो 25 और 24 बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट बनेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो ट्रिपलेट नहीं था, तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहां पर अब जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं कि द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप का 4 गुने के बराबर है, निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान देना भाई, इसको जो करने का तरीका सबसे आसान जो है वो क्या है, ऑप्शन उठा लो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो ऑप्शन उठा लो अब, लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। संपूरक कोण जिसको आप क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे भाई, देखो सीधा सा आसान सा तरीका समझाता हूं। इस लाइन पर मान लो मैंने ये 2 एंगल बना दिए, एक एंगल थीटा है θ1 और एक एंगल θ2 है, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जिन कोणों का योग कितना, संपूरक कोण क्या होते हैं जिन कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे 2 एंगल जिनका टोटल 180 बनेगा उनको हम बोलेंगे क्या, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि संपूरक कोण है। अब एक आसान सी बच्चों वाली बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो मुझे बताओ इन दोनों का टोटल 180 है।
अगर मैं तुम्हें कह दूं कि ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला कितना होगा, तो तुम कहोगे सर जी अगर ये 50 है तो 180 में से 50 माइनस कर दो यानी कि ये 130 होगा। मैंने क्या बोला कि अगर ये 50 है तो मैंने पूछा ये कितना होगा, तुम 180 में से 50 घटा दो तो इसका मतलब ये 130 होगा, तभी तो दोनों मिलके 180 बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। अब पूरक कोण, पूरक कोण जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल्स का, ये दो एंगल हैं, लेट दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, जब दो एंगल का टोटल जो है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो कैसे हैं, पूरक कोण है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई ये है 30 तो ये वाला कितना होगा, तो 90 में से 30 गई, ये 60 होगा और इन दोनों का टोटल 90 बनना चाहिए था। आ रहा है समझ में। तो अगर ये दो पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ गए तो अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। यहां से ऑप्शन ए जो है वो 45 है, ऑप्शन बी जो है वो 60 है, ऑप्शन सी जो है 75, ऑप्शन डी जो है वो आपकी 30 है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा था कि इसके पूरक और संपूरक, ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल, उस कोण का माप क्या होगा, उस कोण का माप क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा, तो मैंने यहां से ऑप्शन से उठा लिया। ठीक है, मैंने ऑप्शन से उठा लिया। तो तुम मुझे बताओ, अब सिंपल से शब्द पूछ रहा हूं मैं तुम्हें, अगर एक एंगल मेरा 45 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो तुम कहोगे 90 में से 45 गए तो ये 45 होगा। ठीक है, 90 में से 60 गए तो ये 30 होगा, 90 में से 75 गए तो ये 15 होगा और 90 में से 30 गए तो ये 60 होगा। मुझे बताओ क्या यहां पर रट्टे मारने की जरूरत है? बिल्कुल आसान है भाई। इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी ये दोनों एंगल क्या होंगे, पूरक होंगे। फिर उसने क्या कहा, संपूरक। तो मुझे बताओ संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, तो तुम कहोगे कि अगर ये मेरा एंगल है और मुझे इसका संपूरक देखना है तो तुम करोगे इसको 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना बनेगा भाई 135। क्लियर है, 180 में से इसको माइनस कर दिया तो ये बन गया। इसको 180 में से माइनस कर दो तो कितना बनेगा 120, इसको 180 में से माइनस कर दो तो कितना बनेगा 105, इसको 180 में से माइनस करूंगा तो ये बनेगा 150, यानी कि इन दोनों का टोटल 180 बन रहा है। देख लो कहीं पर भी 180 बन रहा है। मुझे बताओ क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अब अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्या कह रहा था वो, कह रहा था उस कोण का माप क्या होगा, मैंने कहा 45 होगा, जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक कोण के माप का 4 गुना है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी 4 गुना होनी चाहिए। तो इसका 4 गुना तो 180 बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसका 4 गुना 120 बनेगा, इसका मतलब यही आंसर है। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इतना सही करना था, आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि यही जो है इसमें 4 गुना बन रहा है, क्योंकि उसने बोला कि जिसके संपूरक का माप यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम बन रहा है ना, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना भाई, एग्जाम में अगर आपसे पूछी गई तो आप इसको कराएंगे। और काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है भाई, इफ द एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ ट्रायंगल आर x 3x + 20 एंड 6 द ट्रायंगल मस्ट बी। यदि किसी त्रिभुज के कोणों के माप डिग्री में ये दे रखे हैं तो ट्रायंगल इनमें से कौन सा होगा, एक्यूट, राइट, आइसोसेलेस और ऑब्ट्यूज। तो ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए, ये क्या होते हैं मैं एक बार आपको समझाता हूं। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल के 3 एंगल हमें दे दिए, तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस पहला एंगल प्लस 3x + 20 और प्लस में 6x, दिस इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, 3 एंगल क्या दे रखे हैं, x, 3x + 20 और 6x, तो इन सभी का टोटल 180। तो 6 3 9 और 1 10x, ये उधर गया तो कितना बन गया 160, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16, काट के 16 आ गया। x अगर 16 आ गया तो मुझे बताओ पहले वाला एंगल कितना बन गया 16 डिग्री, दूसरा एंगल कितना बन गया 3x + 20 था ना, तो 16 3 48, 48 और 20 68 डिग्री,
और तीसरा एंगल कितना है 6x, तो 6 यानी कि 16 छिके 96। तो ये हमारे जो है एंगल आ चुके हैं तीनों। ये बात समझ में आ गई। तो पहला एंगल 16 का, दूसरा 68 का और तीसरा हमारा 96 का है। ठीक है, इनका टोटल करके देखो, टोटल जो है आपका 180 बनेगा, 180 बन रहा है इनका टोटल। अब देखो कि इनसे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, क्या एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा? तो आपको बता दें ऑप्शन ए वाला ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। इसके जितने भी एंगल हैं ये सारे एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ये ऑप्शन ए वाला ट्रायंगल है, यानी कि सारे एंगल 90 से कम होने चाहिए। तो मुझे बताइए क्या सारे 90 से कम दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं, ये तो 90 से ज्यादा हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल तो है नहीं। एक्यूट एंगल समझ में आ गया क्या होता है। राइट एंगल ये सब जानते ही हो तुम। अरे राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल जो होता है ये किसने का होता है, 90 डिग्री का। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री तुम्हें दिख रहा है कहीं? ये भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी पे आ जाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है वो क्या होती है, उसमें दो साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दो साइड बराबर होती हैं, तो इसके सामने वाले जो दो एंगल होते हैं ना, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इसमें क्या दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं तुम्हें कहीं? नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। तो अब बच्ची कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो यही इसका आंसर है। कैसी होती है ऑप्शन डी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक कोण जो है, ये एक कोण जो है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो तुम्हें दिख रहा है 90 डिग्री से बड़ा, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है। तो ये एक एंगल हो गया ना 90 से बड़ा, तो ये हमारा आंसर था ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये ऐसे करना था आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो आप इसको करें तब तक। हाँ जी, क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ें। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल C इक्वल टू एंगल F, AC इक्वल टू DF एंड BC इक्वल टू EF। If AB इक्वल टू 2x - 1 एंड DE इक्वल टू 5x - 4 देन द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक DEF है। ABC और DEF, तो दो ट्रायंगल तुम बना लो, कैसी भी जो तुम्हें अच्छी लगी वो बना लो, ABC। और एक और बना लेते हैं DEF, और एंगल C जो दे रखा है वो F के बराबर दे रखा है, तो एक और बना दी हमने। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल और बना दी हमने, और इसका नाम क्या है भाई, DEF। सीक्वेंस ध्यान रखना, ABC या तो ऐसे देना या ऐसे देना, या तो क्लॉकवाइज देते हैं या एंटी, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे भी एक डायरेक्शन फॉलो करना। तो यहां पर भी देखो मैंने ABC ऐसे दिए, यहां भी DEF ऐसे दिए। अब क्या कह रहे हैं, एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, यानी कि एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है। नोटेशन मैंने दे दिया। आगे क्या कह रहे हैं, AC बराबर है DF। AC जो है, AC का है ये वाली, AC जो है वो किसके बराबर है, DF के बराबर, यानी कि ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर है। अब ये थोड़ी छोटी बड़ी बनी होंगी, इससे टेंशन मत लेना, भावनाओं को समझो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, मुझे ऐसा बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये नोटेशन बात को समझा रहा है कि AC जो है वो DF के बराबर है और BC जो है वो EF के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है। ध्यान दो नोटेशन में किस तरह से दे रहा हूं, हर एक चीज अलग से जस्टिफाई होनी चाहिए। यदि AB कौन सी है, ये वाली, ये 2x - 1 है, दिस इज 2x - 1, तो कह रहा था, और DEB दे रखी है भाई, DEB आपको दे रखी है कितनी, 5x - 4, ये है 5x - 4। तो ये अगर दे रखा है तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगी। तो तुम मुझे अब सिंपल सी बात देखो, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा था। आप मुझे बताइए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इनके बीच का एंगल बराबर, तो जायज सी बात है ये तीसरे वाली जो साइड बच गई ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये हमारी सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक साइड दोनों की बराबर, बीच का एंगल बराबर और ये साइड बराबर, तो जब भी आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो ये तीसरी साइड ऑटोमेटिकली दोनों की बराबर होगी। तो अगर ये बराबर हुई तो मैं कह सकता हूं कि 2x - 1 इज इक्वल टू 5x - 4। इस 2x को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इधर प्लस हो गया, तो प्लस के 4 और माइनस का 1, तो क्या बच गया प्लस के 3, और x की वैल्यू यहां से कट के कितनी आ गई 1। तो x जो है वो हमारा 1 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, यानी कि पिछली क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में, तो ये आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये कंसेप्ट भी आपको जो फर्स्ट क्लास है पेपर 2 की उसमें मिलेगा। सारा कुछ मैंने समझाया था कल कि कोई ट्रायंगल कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज p सेंटीमीटर वेयर p इज एन इंटीजर। ठीक है, द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा तो है 5, दूसरी है 10 और इसका परिमाप है p सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर है, जहां p क्या है एक पूर्णांक है, तो p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रम से क्या होंगे। तो आपको मैं सिंपल से शब्दों से समझाता हूं कि एक ट्रायंगल जो है इसमें ये जो है आपकी साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर और तीसरी साइड हमें नहीं पता। ठीक है, तो आपको बता दूं ये जो तीसरी साइड होगी ये क्या क्या हो सकती है। कल मैंने आपको समझाया था कि कोई भी ट्रायंगल तभी बनाई जा सकती है, मान लो तीसरी साइड को मैंने x ले लिया, लेट थर्ड साइड इज x, तो ये जो थर्ड साइड है ये क्या क्या हो सकती है। तो तुम मुझे बताओ कोई भी ट्रायंगल तभी बनाना पॉसिबल है जब दो साइड का सम, इनका सम कितना है 10 और 5 15, तो तीसरी जो साइड है वो इस 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो तीसरी साइड जो बची वो 15 से कम होनी चाहिए। क्लियर? अब तुम इसको रटना मत कहीं पर भी, आप खुद सोच के देखो, अगर ये 5 है और ये 10 है और तीसरी साइड मैंने अगर 16 ले ली तो क्या ये ट्रायंगल बनेगी? तो तुम खुद सोच के देखो, ये है 5, ये है 10, इसको ऐसे सीधा कर दूंगा तो ये 15 होगा, तो 15 होगा और ये तीसरी साइड 16 है, तो ये 16 की टच हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो तीसरी साइड है ये आपकी 5 और 10, 15 भी मत लेना क्योंकि 15 से फिर 15 पे रखा जाएगा, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो ये तीसरी साइड जो है 15 से कम होगी, तभी ये ट्रायंगल बन सकती है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका जो डिफरेंस है इससे तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये बात आपने ध्यान रखनी थी। इन दोनों को जोड़ दो, यहां लिख दो, इन दोनों को माइनस कर दो, यहां लिख दो, और इनके बीच में बनेगी हमारी तीसरी साइड। क्लियर है? तो 5 से बड़ा यानी कि x जो है 5 से बड़ा यानी कि 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10, 11, 12, 13 और 14। क्लियर? यहां तक हो सकता है, यानी कि x 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 14 तक हो सकता है, 15 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझे बताओ, अब अगर मैं कह दूं कि p जो है वो इसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सभी साइड का सम होता है हमारा पेरीमीटर, यानी कि परिमाप, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये। अब मैंने ये क्यों उठाया? क्योंकि उसने बोला कि पेरीमीटर p के न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम तो यही हो सकता है जब मैं इसको 6 ले लूं, और अधिकतम क्या हो सकता है जब मैं इसको 6 की बजाय 14 ले लूं। तो मुझे बताओ, यहां से 6, 5, 11 और 10 21, और यहां से 14, 5, 19 और 10 29, तो या तो मिनिमम 21 होगा या मैक्सिमम 29 होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट आपको मैंने कल समझाया था कि कैसे ट्रायंगल्स बनती हैं, तो उसका इस्तेमाल फिर से हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कल हमने किया था, पर ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप करें इसको और आंसर फिर मैच करना। करो, ध्यान से करो भाई, शाबाश, एक बार करके देखो, पता तो लगे तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा, यानी कि इस डाटा का मीडियन यानी कि माध्यिका जो है वो x है। If 8 is replaced by 18, then the median of the data is y. अगर एक नंबर को हम चेंज कर दें तो फिर जो मीडियन है वो y हो जाता है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y? ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका जो
माध्यक है, मीडियन है, वो माध्यिका भी बोल सकते हैं इसको, वो x है। और 8 के स्थान पर अगर 18 कर दे तो माध्यिका जो है वो y होगा। तो x और y का सम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस डाटा को अरेंज करें सबसे पहले, किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में। तो तुम मुझे बताओ, इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखो यहां से देखते हैं डाटा को, ठीक है, यहां से मत देखो, यहां से देखते हैं, कहीं से भी देख लेना जहां तुम्हें अच्छा लगे यार। मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? 8। 8 से छोटा दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तुम लिखो 8 को, ठीक है। फिर 8 के बाद 9 दिख रहा है, ये दिख रहा है 9, ठीक है। और तो नहीं है कहीं, डबल भी हो सकता है, तो फिर लिखो 9। उसके बाद 9 के बाद 10 दिख रहा है कहीं? नहीं है। 11 भी नहीं है। 12 दिख रहा है कहीं? 12 नहीं है, ठीक है। 13 दिख रहा है, एक बार 13, दो बार 13 कितनी बार है? 2 बार, 1 और 1 2, ठीक है। फिर 13 लिख दो। उसके बाद 14 देखो है, 14 भी है, एक बार, 2 बार, 3 बार और एक बार, और ये लिखा है 4 बार। तो 1 2 3 4 बार हो गया। 15 देखो, एक बार 15, 2 बार, 3 बार, 15 भी है भाई, 1 2 3, 15 भी हो गया। 16 दिख रहा है कहीं? दिख रहा है भाई, 16 भी दिख रहा है, ये रहा 16। कितनी बार है? एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो 16 भी हमारा कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद 17 देखो भाई, है दिख रहा है कहीं? ये रहा, एक बार यहाँ है और 17 एक बार यहाँ है, 2 बार 17 भी है, 17। फिर 18 दिख रहा है कहीं? 18 नहीं है। 19 हो गए सारे कंप्लीट। काउंट करके देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 वैल्यू हो गई। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, हमें इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो कह रहा है लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा। तो इस डाटा का मीडियन कैसे निकलेगा? तो आपको मैंने कल भी समझाया था भाई कि मीडियन मिड वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी मिड वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है? टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी? 17 थी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थी भाई, 15 थी। तो 15 थी, तो 15 वैल्यू का मिड क्या होगा? 15 में 1 प्लस कर दो 16, और 16 का आधा कितना होगा? 8। यानी कि 8वीं वाली जो वैल्यू होगी वो इसका मीडियन होगा। तो 8वीं वैल्यू कौन सी है? 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ये हमारा क्या है? मीडियन, यानी कि x। और इसकी पहचान भी क्या है? देखो, इससे इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रह गए। इसके इधर भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर रह गए, 7 इधर रह गए, और ये बिल्कुल मिड में है, इसीलिए भाई इसको मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि ये हमारा क्या आ गया? x। तो x हमें मिल चुका है भाई 8। अब उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18, यानी अगर मैं 8 को हटा दूं, यानी कि इसको हटा दिया और यहां पे मैं कर दूं किसको? 18 को, तो उसने कहा कि अब जो मीडियन होगा वो हमारा क्या होगा? y होगा। तो तुम मुझे बताओ, अब मिडल वैल्यू क्या दिखेगी? अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ये तो हम निकाल चुके ना। अब मिडल वैल्यू क्या दिखेगी? अब तुम्हें मिडल वैल्यू ये दिखेगी, ठीक है। और ये क्या होगा? y। देखो 3 3 6 और 1 7, 7 तो इधर छोड़ दिए मैंने, 3 3 6 और 1 7, 7 मैंने इधर छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल मिड वैल्यू होती है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि अगर ये टोटल 15 वैल्यू है तो 15 का आधा अगर मैं करूंगा तो वो पॉइंट्स में आएगा। तो 15 में 1 प्लस कर दो तो 16, और 16 का आधा कर दो तो कितना बनेगा? 8। तो 8th टर्म जो है वो इसका आंसर बनेगी। तो यानी कि यहां पर, और या फिर ऐसे देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर इस डाटा में 14 वैल्यू होती ना, तो 14 वैल्यू के लिए क्या करो? 14/2, यानी कि 7th प्लस 8th, ठीक है। अगर 14 वैल्यू है तो 14 को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 7। तो 7th और 8th दोनों वैल्यू लेके उनको जोड़ के प्लस करके 2 से डिवाइड करना, तब आपको मीडियन मिलेगा। कल बताया भी था मैंने इसमें कि ये दोनों वैल्यू जो है, अगर 4 वैल्यू हमारे पास है डाटा में, तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये बीच की 2 वैल्यू लेनी है। तो अब यहां से y कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है y 15। तो क्या कह रहा था हमें? अच्छा, x 8 नहीं था भाई, x तो 14 था ना, x तो 14 था, ये निकाला था ना हमने पहले, यही x था,
ठीक है। तो क्या पूछ रहा था, कह रहा था इन दोनों का योग क्या होगा, तो सम इनका कर दो तो ये कितना बन रहा है 29, तो 29 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना था। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया, तो इसको करेंगे। हाँ जी भाई, देखो कैसे करना है इसको। अ बैग कंटेन्स 3 white, 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? ध्यान रखना, not red। किसी थैले में 3 सफेद हैं, 2 नीली और 5 लाल गेंद हैं, तो थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। ये जो यादृच्छा शब्द है, इसका मतलब क्या है कि आपने ऐसे आंख बंद करके ऐसे एक गेंद उसमें से निकाल दी। ठीक है, ध्यान से बिना देखे। तो निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को पहले समझ लो, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रायिकता को समझने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बस एक सीधी सी बात लिखूंगा, ये होता है होने की संभावना बटे में कुल संभावना, होने की संभावना बटे में कुल संभावना। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, होने की संभावना बटे कुल संभावना। अगर मैं कहूं कि एक कॉइन को टॉस किया जाए, अगर एक सिक्के को हम टॉस करते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, क्या, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये मत बोलना कि बोला सर सिक्का खड़ा हो गया, तो अरे फिल्मों में खड़ा होता है, रियल लाइफ में खड़ा करके बताओ ना तुम ऐसे सिक्का, तब तो मानूं मैं तुम्हें। यहां पर केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है। अगर एक कॉइन को उछालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि कुल संभावना कितनी होगी, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि हेड आने की संभावना कितनी, तो हेड आने की तो केवल एक ही संभावना है ना। अगर कॉइन को उछाला तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है हेड आने की। तो होने की संभावना यानी कि हेड आने की एक पॉसिबिलिटी अपोन में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, 2। ठीक है। सिमिलरली अगर और एक्सप्लेन किया जाए तो डाइस, लूडो का जो पासा होता है, अगर उसको फेंकें तो उस पर आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन होती हैं। अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, जैसी पासों को फेंकूंगा 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी। अब तो टोटल पॉसिबिलिटी होंगी 6। लेकिन मैं कहूं कि 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे केवल एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें 2 आ सकता है। तो ऊपर एक पॉसिबिलिटी बटे में नीचे टोटल पॉसिबिलिटी यानी कि 6। अब ये मत बोलना कि सर ऊपर 2 नीचे 6 काट दिया 1/3। अरे नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि डाइस को फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे तो कुल कितनी संभावना है नंबर आने की, तो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी यानी कि नीचे 6। 2 आने की कितनी संभावना, तो इन 6 में से केवल एक ही केस तो है जिसमें 2 आ सकता है, तो इसका मतलब टोटल 1 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो अब यहां पर आ जाओ। उसमें व्हाइट कलर की कितनी गेंद है, 3 गेंद, और ब्लू कलर की कितनी है, 2, और रेड कलर की कितनी है, 5। मुझे बताओ टोटल गेंद कितनी है, तो तुम कहोगे 5 2 7 और 3 10 गेंद, यानी कि कुल संभावना तो हमारे पास 10 है। यानी कि जब भी हम ऐसे आंख बंद करके गेंद को निकालेंगे तो 10 में से कोई भी आ सकती है। क्लियर है। लेकिन उसने कहा कि गेंद जो है वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये वाली नहीं होनी चाहिए, तो इनमें से तो कोई हो सकती है ना। तो जैसी मैं उठाऊंगा तो इनमें से कोई भी हो सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटी इस कलर के लिए है और 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए, यानी कि होने की संभावना 5 है। यानी कि 5 संभावनाओं में से कोई भी एक हो सकती है। तो आंसर बनेगा कितना, दिस इज 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था कुछ भी। 1/2 इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। तो बस इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन फिर से आएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, इसको कैसे करेंगे, देखो आसान है क्वेश्चन। A soap reduced its price by 10%. What is the new price of an item which was previously sold for ₹500? कह रहा है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी, तो सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। तो मुझे बताओ 500 रुपये में बेची जाती थी, कोई चीज़ जो है वो 500 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमने दाम जो है 10% से कम कर दिए। तो मुझे बताओ 500 का 10% कितना होगा, तो तुम कहोगे ये होगा सर जी 50 रुपये।
इसका मतलब जो पहले 500 रुपये की बेची जाती थी अब वो 50 रुपये कम में बेची जाएगी, यानी कि वो 450 रुपये में बेची जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर था। ठीक है, ए नहीं सी आंसर था। तो और इसको बिना लिखे भी कर सकते थे। 10% अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना हो तो भाई सीधा सा उसको 10 से डिवाइड कर दो। मुझे बताओ 500 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 50 जो है वो 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 रुपीज़ जो है वो कम कर दिए दुकान वालों ने। तो 550 माइनस 50 450 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। हाँ जी, ये कैसे करोगे? क्या कह रहा है कि इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस? एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितने प्रतिशत थी? तो मुझे बताओ 4/25 कितने परसेंट बनेगा? तो इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देना। तो भाई ये 16% बनेगा। किसी को लग रहा हो बोला परसेंट क्यों लगा दिया सर जी आपने? अरे भाई तरीका तो यही है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगाओ तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना 4 16 बनेगा, लेकिन यहां फिर परसेंटेज लगा देना। आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, कि गिवन बिलो इज अ डाटा ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये कुछ टेम्परेचर आपको दे रखे हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज का मतलब वो आपसे परिसर पूछ रहे हैं। रेंज यानी कि परिसर। तो परिसर का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपको अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाना होगा। तो मुझे बताओ अधिकतम कितना दिख रहा है? 8 माइनस न्यूनतम कितना दिख रहा है? -8। ध्यान रखना कभी -6 को ले दो, -8 है इसके बाद। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? -8। तो 8 माइनस माइनस प्लस बनेगा 8 एंड आंसर इज 16। ठीक है, ये गलती मत कर देना, बोला 8 और -8 ये तो 0 हो गया। नहीं भाई, मैक्सिमम वैल्यू तो है ये, मिनिमम वैल्यू है ये, और इन दोनों को माइनस करना है तो फिर ये प्लस हो जाएंगे। तो 16 आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से प्रोबेबिलिटी का आ गया, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो अब इसको हम लिखेंगे नहीं पूरा, सीधा आंसर देखेंगे इसका। क्या कह रहे हैं कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार आता है। ठीक है, तो चित प्राप्त करने की संभावना, तो चित इसने बता दिया, एच को वो चित बोल रहे हैं। ठीक है, और टी को वो पट बोल रहे हैं। अ क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, यानी कि एक सिक्के को ऐसे 10 बार उछाला। ठीक है, तो एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड। पहले हेड आया, जैसे उसको उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल, फिर हेड, फिर टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। तो उसने कहा कि हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो मुझे बताओ एक सिक्का 10 बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 10। क्लियर है? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 10। ठीक है, तो 10 ही चीज आ सकती है ना। जैसे आप एक सिक्के को उछालोगे तो एक सिक्का 10 बार उछालेंगे तो 10 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये है कुल संभावना। इन 10 संभावनाओं में से, यानी कि जैसे मैंने ऐसे उछाला तो या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा, आएगा तो एक बार में एक ही ना। तो टोटल 10 संभावना है। तो 10 संभावनाओं में से हेड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो हेड कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6। तो हेड टोटल 6 बार आ रहा है। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आंसर बिकम्स 3/5। तो 3/5 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने करना था। तो आंसर जो है 3/5 होगा। गलती मत कर देना, कभी कहो कि सर ये कैसे हो रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछालेंगे तो टोटल तो 10 दूनी 20 होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिक्का 10 बार उछालेंगे तो टोटल 10 संभावना बन सकती हैं। तो उनमें से 10 और हेड की हैं 6। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये जो है आपका इंडेक्सिस सर्च घातांक करने का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये दे रखा है, ये 2018 का क्वेश्चन है, ये भी आपको पता लग रहा है। ये दे रखा है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका बिना लिखे हो सकता है कि क्या, कि यहाँ पर आपको बता दूं बेस सेम करना होता है। तो बेस सभी का देखो सेम दिख रहा है, बेस सेम करना होता है इस क्वेश्चन में, लेकिन बेस तो सबका सेम है। तो आप देखो, अगर मैं तुम्हें ऐसा लिख के दिखाऊं कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि 3 की 2 बार तो यहां मल्टीप्लाई हो रही है और 3 की 4 बार यहां मल्टीप्लाई हो रही है। तो तुम इसको लिख दो 3 की पावर 7, यानी कि 7 कह रहा हूं 6, 2 बार यहां 4 बार यहां, तो टोटल 6 बार मल्टीप्लाई हुआ ना। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 6। तो इस रूल को बोलते हैं बेस सेम पावर ऐड।
ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। लेकिन कब, इस सिचुएशन में तो ठीक है, कभी तुम इस सिचुएशन में भी कर दो, कभी तुम कह दो कि 4 और 2 6 बोला प्लस है, ये गलत होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होती है। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पर ये बेस सेम है तो 5/7 और इन दोनों की पावर को ऐड करूंगा तो 4 - 3 बनेगा। ठीक है, 4 - 3 को आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया। राइट साइड में क्या है, 5/7 की पावर 5x - 2। ठीक है, अब देखो अगला रूल क्या कहते हैं कि अगर बराबर बीच में आ जाए तो अगर बेस इक्वल हो जाए तो तुम पावर को इक्वल रख सकते हो। ठीक है, तो दो तरह की कंडीशन बन सकती है, या तो बेस इक्वल हो जाए या पावर इक्वल हो जाए। अगर पावर इक्वल हो जाए तो फिर बेस को इक्वल रख देना। तो इस सिचुएशन में बेस इक्वल है तो तुम कह सकते हो कि 4 - 3 यानी कि 1 = 5x - 2। ये इधर आएगा तो 3 बनेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये बटे में आ जाएगा तो 3/5। ठीक है, ये गुणा वाली चीज बटे में आती है तो 3/5 आएगा। मैंने इसे पलटा के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई आ रहा है। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, 3D मेंसुरेशन का ही पार्ट है, क्षेत्रमिति का पार्ट है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स। इनमें से किस में शीर्ष नहीं होता। शीर्ष का मतलब होता है चोंच। देखो वर्टेक्स कैसा होता है, मैं दिखा भी देता हूं। ये दिख रहा है तुम्हें, ये शीर्ष, इसमें ये चोंच है ना, इसको वर्टेक्स बोल रहे हैं। भी किस में शीर्ष नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो किस में शीर्ष नहीं होता ये आपसे पूछ रहा था, तो तुम मुझे बताओ। पिरामिड, पिरामिड पता है कैसे होते हैं, मिस्र के पिरामिड सुने हो तुमने, ऐसे होते हैं। जैसे मंदिर की चोटी होती है ना, तो इसमें तो शीर्ष हुआ ना, चोटी होगी इसमें। प्रिज्म, अब जो प्रिज्म है इसके अंदर भी शीर्ष, अब ध्यान से रखना, ऐसा भी शीर्ष होता है। एक तो ये शीर्ष होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसके अलावा ये देखो यहां पर ये जो पॉइंट है इसको भी शीर्ष बिंदु बोलते हैं। ये आई थिंक इसमें नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं इसको ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूं। ये वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला देखो, यहां जहां ये मिलते हैं ना, यहां पर ये जो लाइनें मिल रही हैं, ये लाइनें जहां मिलती है वहां पर भी एक शीर्ष बिंदु बनता है। तो ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष बिंदु है, यहां पर सारी लाइनें आके मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां पे शीर्ष बिंदु यानी कि वर्टेक्स अगर आप समझ गए, जहां पे लाइनें आके मिल रही हैं, तो इसमें क्या बोला कि किस में शीर्ष नहीं होगा। तो यहां शंकु में भी होता है। शंकु, ये मैं दिखा रहा था, ये शंकु ही था, कौन था ये जो ऐसे दिखा रहा था ना गोल वाला, ये शंकु था। स्फीयर, स्फीयर ऐसा होता है। तो तुम मुझे बताओ, ये गोला है, गोला है, इसमें चोंच कहाँ बनेगी, कहीं किनारा ऐसा बनेगा। वर्टेक्स का मतलब जहां किनारा बन रहा हो, तो यहां तो बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर इसका आंसर है भाई। आसान था बिल्कुल, ऐसे लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ABC आर द 3 रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जो बटे में लिखी हूं। देखो ये बटे में लिखी हुई ना, ये रैशनल नंबर है। जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि परिमेय संख्या। फिर क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से, ध्यान रखना इनमें से। तो 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मैंने बता दी जो बटे में है, P/Q की फॉर्म में, बशर्ते कि बेस में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब इसको करने के लिए ना तुम इतनी भड़क मत लेना, इतनी टेंशन मत लेना। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एक A है, एक B है और एक C है। तो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया और इसको मैंने 3 मान लिया। क्लियर है। आपको बता दूं, तुम्हारे मन में ये आएगा कि बोला सर यहाँ पे परिमेय संख्या रैशनल नंबर दे रखा है, आपने तो लिए ही नहीं। आपको बता दूं ये नंबर भी आपके रैशनल हैं, परिमेय हैं। कैसे, क्यों मुझे बताओ। क्या इसको 3/1 लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, इसको भी, तो ये बटे में नहीं हो गए, तो ये भी आपके परिमेय है। तो मैं यहां से क्या सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इनको करूंगा इस पर अप्लाई तो फिर बड़ा समय लगेगा तुम्हें। अब देखो ऑप्शन 1 में क्या कह रहे हैं, उसने कहा कि क्या A क्रॉस B + C = B क्रॉस A + C होगा। तो तुम मुझे बताओ, A की वैल्यू मैंने क्या लेनी है 1, B की क्या लेनी है 2 और C की क्या लेनी है 3। तो तुम इसको अब रख के करके देखो कि A की वैल्यू 1 है तो यहां होगा 1 इनटू में B + C यानी कि 5, B की वैल्यू कितनी है 2 इनटू में A + C यानी कि 1 और 3 4। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर आएंगे, नहीं आएंगे, यानी कि ये गलत है।
सेकंड बी क्या कर रहे हैं, बी कह रहे हैं कि a डिवाइडेड b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू b डिवाइडेड a प्लस सी। तो तुम मुझे बताओ भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, इसको डिवाइड करें b प्लस सी कितना बनेगा भाई 5, दिस इज इक्वल टू b यानी कि 2 डिवाइडेड a प्लस सी यानी कि 4। तो यहाँ पे तो आंसर आएगा 1/5, यहाँ पे आएगा 2/4 यानी कि 1/2। क्या बराबर हैं? नहीं, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे ये भी बराबर नहीं थे और यहाँ पे ये भी बराबर नहीं है, तो बी भी आंसर नहीं है। लेकिन हाँ सी आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? मुझे बताओ 1 जमा 2 जमा 3 कर दूं या 3 जमा 1 जमा 2 कर दूं, क्या दोनों सेम नहीं आएंगे? बिल्कुल सेम आएंगे। तो ये थर्ड वाला सही होगा। दिखा देते हैं आपको कि a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी। तो a की वैल्यू है 1, b की है 2 प्लस 3 5 इक्वल टू b की वैल्यू है 2 प्लस a प्लस सी यानी कि 4। तो देखो ये भी 6 बन रहा है और ये भी 6 बन रहा है, तो ये बराबर होंगे। तो यही इसका जवाब है, माइनस वाला भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी आंसर है। तो अगर तुम फ्रैक्शन से ले लेके करोगे ना तो फिर तो हो लिया तुम्हारा क्वेश्चन, फिर तो तुम इसी में लगे रहना। ठीक है, तो ये तरीका था। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो कितना समय लगेगा। हालांकि आप लोगों को आता होगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, सभी को आता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूं। यहां 91 प्लस, देखो क्वेश्चन यहां से सोल्व होगा, करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल देखो 91 प्लस 91 में कुछ प्लस हो रहा है। तो मुझे बताओ 91 में क्या प्लस कर दूं कि जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए। तो तुम कहोगे 91 प्लस 9, और 91 प्लस 9 इसका मतलब ये 100 बनेगा, और 100 का रूट अगर मैं कहूंगा तो ये 10, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से समझो मैंने क्या कहा, 51 से बड़ा, इस बात को ऐसे समझ लो, ऐसे सॉरी 51 बोल रहा हूँ, 91 है ये। 91 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, 91 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए। तो तुम मुझे बताओ 91 के बाद 92 नहीं निकलेगा पूरा स्क्वायर रूट, 93, 94, 95, 96 नहीं निकलेगा। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और ये कितना बनेगा आंसर 10। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता ना तो फिर 91 से कौन सा छोटा नंबर है जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, तो फिर वो होगा 81, और 81 का रूट करके 9 आपने आंसर कर देना है। तो इससे बड़ा 100 था जिसका रूट निकलेगा, तो 100 का रूट करके आंसर कर देना। फिर भी अगर किसी को लगे कि ये कैसे बनता है तो इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा यहाँ से सोल्व होगा, और यहाँ से कैसे, मुझे बताओ इसका आंसर कितना बनेगा 11, 70 प्लस 11 अब कितना बन गया 81, 81 का आंसर कितना बनेगा 9, यानी कि 91 प्लस में 9, और 91 प्लस 9 कितना बनेगा 100, और 100 का रूट कितना बनेगा आपका 10। तो ये इसका तरीका था, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सीधा शॉर्टकट आपको समझा दिया। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये आसान थे, जो 2019 में पूछे थे ना क्वेश्चन, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पे ये पीछे वाले जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन आसान है। तो क्या कह रहे हैं, इफ क्यू इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर p देन p इज, यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, इसका मतलब क्यू जो है वो एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है। ठीक है, ऐसा उसने बोला। इफ क्यू इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर p, तो कह रहा है p इज, तो p का मान क्या होगा, तो मुझे बताओ p क्या होगा। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो p इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू का वर्गमूल। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा। तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिखने के नहीं है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट इज, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। तो हिस्टोग्राम तो नहीं होगा, पाई चार्ट नहीं होगा, नहीं पाई चार्ट होगा, दंडालेख नहीं होगा, चित्रलेख, ये पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट कैसा होता है आपको बता दूं, पाई चार्ट इस तरह का होता है जिसमें हम इसको पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, टोटल 360 होता है। एक सर्कल जो है 360 का होता है, तो यहाँ पे डिग्रीज में लिखा होता है या परसेंटेज में भी लिखा होता है। तो पाई चार्ट इस तरह का, तो पाई चार्ट ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। तो जो पूरे और उसके अंश को, यानी कि पूरा क्या है 360 डिग्री, तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि भाई लेट दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है 180 नहीं, या लेट कुछ भी ले लो यार, मतलब आपने यहाँ डिग्री लिखना है, लेट दिस इज 140 डिग्री। तो ये पूरा क्या है आपका 360 बनेगा। तो ये क्या है उसके अंश, ये अंश 360 के ही तो अंश हैं, ये इसी के तो पार्ट हैं 360 के डिग्रीज में, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला भी देखो, अब ये भी बिना लिखे हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लो। इन अ पार्क 785, अच्छा एक मिनट भाई ध्यान से देखो, यहाँ स्टेटमेंट में गलती है। क्या गलती है? यहाँ 785 है, नीचे 784 है, तो आपको बता दूं ये गलत लिखा हुआ है, ये 784 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया है उसमें मिस्टेक होगी, तो आंसर जो आएगा 784 के हिसाब से आएगा, तो 784 है। इन अ पार्क 784 प्लांट्स आर अरेंज्ड सो दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी। तो ये जो बोल रहे हैं ना, कह रहा है कि अगर मैंने 2 लाइन लगाई है ना उसमें इनकी पौधों की, तो फिर लाइन 2 है तो फिर पौधे भी उसमें 2 ही होने चाहिए। क्लियर है? ये दिख रहे हैं डॉट जो मैं लगा रहा हूं। अगर मैं लाइन 3 लगाऊं, अगर 3 लाइन लगाऊंगा तो हर लाइन में पौधे भी कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। अगर मैं लाइन 4 लगाऊंगा तो इसका मतलब मेरे को हर लाइन में पौधे भी कितने लगाने पड़ेंगे? 4 ही लगाने पड़ेंगे। तो अगर 784 लगाने हैं तो आपको बता दूं ये जो डॉट्स यहां पर आ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर में आ रहे हैं। देखो 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16, तो 16 डॉट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका है? 4 स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका मतलब 4 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी। देखो 4 ही बन रही है ना, क्लियर। तो 784 क्या होता है? 28 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब हमें कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी? 28 लाइनें। तो 28 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अगर देखो ये कम कर रहा था ना मैं, तो कम कर रहा था, तो देखो 3 3 6 3 3 9 है, तो 9 किसका है? 3 का स्क्वायर। तो ये हमारी पंक्तियां होंगी 3, ठीक है। तो ये 16 मैंने यहां से इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाना चाहिए था, ये पंक्तियों की संख्या है, ठीक है। तो 16 पेड़ किसका है? 4 का स्क्वायर। इसी तरह से ये 28 का स्क्वायर, तो 28 प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई मेंसुरेशन का आ गया, करो। टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। कह रहा है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी? तो मैं आपको पहले भी ये चीज दिखा चुका हूं। ये आपका आयताकार टैंक है, देखो इधर से दिख रहा है, ये आयताकार शेप है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो ये इसको ऐसे कर दे तो ये टैंक बन गया। इसको भरना है हमने, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला एरिया ना, ये वाला, ये आपको दे रहा है कितना? 700 मीटर स्क्वायर, कि एक आयताकार टैंक को भरने के लिए इतने पानी की आवश्यकता है। तो आप जब टैंक को भरोगे तो जो वॉल्यूम होगा आयताकार टैंक का, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ये आयताकार है ना टैंक, ये टैंक कैसे है? आयताकार है। तो इसको भरना है तो इसका वॉल्यूम, भरने का मतलब इसमें पानी डालना है, तो इसका वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू में हाइट यानी कि H, ठीक है। L इंटू बी इंटू में हाइट यानी कि H, ठीक है। तो अब तो 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, यानी कि वॉल्यूम कितना है? 140 मीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 700 मीटर स्क्वायर एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि इसकी वैल्यू है 700 मीटर स्क्वायर। तो हाइट कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो हाइट इक्वल टू 140 अपॉन में 700, और ध्यान रखना ये मीटर मीटर में है, ठीक है। ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है। तो इसको काटूंगा तो ये कितना बनेगा? 14 एकम 14, 14 पंजे 70, यानी कि 1/5 मीटर हाइट जो है वो इसका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं मीटर में दे ही नहीं रखा, तो सेंटीमीटर दे रखा है। तो कोई बात नहीं, मीटर के सेंटीमीटर के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और तुम कह दो कि हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई, इसके लिए कोई मैथ सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। कैसे? वो दे रहा है 7 इंटू वाई
इनटू में 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए, y y y। तो आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई y की वैल्यू इनमें से तो कोई होगी, तो तुम y को यहां से उठा दो ऑप्शन नंबर ए में। अगर इसको 8 रखूंगा तो मुझे बताओ 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42 और 4 46, जबकि आने चाहिए थे ये सारे सेम। ये तो 4 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये आने चाहिए थे सारे 8। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को देखो, अगर मैं y को 4 रख दूं तो देखो ये आंसर आएगा। अगर y को 4 रखूंगा तो फिर ये क्या बनेगा 74। इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42 और 2 44। तो देखो ये सारे सेम आए ना, ये और ये सारे सेम आ गए, और ये सभी तो y हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको और अपने नुस्खे लगाएं, अरे भाई ऑप्शन से लगा दो ना। ठीक है, तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान था। क्लियर। तो अब इतने क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसमें ऐड करूंगा, नहीं तो इतना ही आपको ये मिल जाएगा। ऐड हुए तो इसी के साथ वो वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है।